बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अब्दुर रहमान, लेक्चरर बायोलॉजी, स्टूडेंट्स इन साहिवाल। जैसा कि आप लोगों को इस बात का पता है कि स्टूडेंट्स इन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स की तरफ से ऑनलाइन सेकेंड ईयर क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं। तो आज बेटा हम बायोलॉजी की बुक स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट होती है। फ़र्स्ट 14 चैप्टर्स आप लोग फ़र्स्ट ईयर में स्टडी कर चुके हैं, तो 15th चैप्टर से ये बुक स्टार्ट होती है जिसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं, यानी कि चैप्टर 27 तक ये बुक जाएगी। टोटल 13 चैप्टर्स हम इसमें स्टडी करेंगे और फर्स्ट ईयर की निस्बत कंपैरेटिवली सेकंड ईयर की ये बुक बहुत इजी है, बहुत आसान है। लास्ट 4 to 5 चैप्टर्स बहुत छोटे से हैं और बहुत इजी हैं। फर्स्ट ईयर की बुक की निस्बत इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम है। तो लेक्चर की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 15 बेटा है होम्योस्टेसिस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका वेटेज देखते हैं। 22 वेटेज यानी कि बोर्ड के पेपर में इसमें से 2 MCQs 2 मार्क्स के, 3 शॉर्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स के और 1 पार्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का इंक्लूडेड है। यानी कि टोटल 12 मार्क्स का जो पेपर है वो इस चैप्टर से इंक्लूड किया गया है बोर्ड के पेपर में, जो कि टोटल 85 मार्क्स का पेपर होना है। इस चैप्टर का जो पेयर है वो चैप्टर नंबर 25 के साथ है। चैप्टर नंबर 25 बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी और छोटा सा चैप्टर है। फिर उसके बाद बेटा अगर देखें MD कैट के हवाले से, तो MD कैट में इस चैप्टर से 2 से 3 MCQs इंक्लूड होते हैं आउट ऑफ 88 MCQs। वो जो 2 से 3 MCQs हैं वो इस पूरे चैप्टर से नहीं आते, बल्कि इस चैप्टर में ह्यूमंस का यूरिनरी सिस्टम डिस्कस किया हुआ है, जिसमें ह्यूमंस की एक्सक्रीशन जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो उस टॉपिक में से जो है वो 2 से 3 MCQs इंक्लूड किए जाते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, होमियो एंड स्टेसिस। होमियो स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंट एंड स्टेसिस स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। जैसे स्टैटिक फिजिक्स की ब्रांच है जो कि इन रेस्ट डील करती है, तो यहाँ पे स्टैटिक का मतलब है कांस्टेंट, इन्वायरमेंट का कांस्टेंट हो जाना। अब कौन सा इन्वायरमेंट कांस्टेंट होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम किस इन्वायरमेंट को कांस्टेंट करने की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, इन्वायरमेंट क्या है? द सराउंडिंग्स ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट। किसी भी चीज़ की जो सराउंडिंग्स हैं, किसी भी चीज़ के इर्द गिर्द जो कुछ प्रेजेंट है वो इसका इन्वायरमेंट है। हमारी साइडों पे एनिमल्स भी हैं, हमारी साइडों पे प्लांट्स भी हैं, हमारी साइडों पे बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। वो सारा कुछ इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट कांस्टेंट रहना ज़रूरी है लिविंग थिंग्स के लिए, लेकिन कौन सा इन्वायरमेंट कांस्टेंट रहना ज़रूरी है वो हम डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंट की बेटा 2 टाइप्स हैं, एक है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एक है इंटरनल इन्वायरमेंट। किसके एक्सटर्नल और किसके इंटरनल? अब क्वेश्चन ये है कि किस चीज़ के एक्सटर्नल? फ्रॉम द लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी से एक्सटर्नल और लिविंग बॉडी के इंटरनल। हम सिर्फ लिविंग थिंग की बात करेंगे। वो लिविंग थिंग ह्यूमन है, वो लिविंग थिंग प्लांट्स हैं, वो लिविंग थिंग्स एनिमल्स हैं, उनके एक्सटर्नल या उनके इंटरनल। अब लिविंग थिंग्स की बॉडीज़ के बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, और लिविंग थिंग्स की बॉडीज़ के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो इंटरनल इन्वायरमेंट है। अब इसमें से फिर कांस्टेंट कौन सा रखना है? कांस्टेंट रखना है इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि होम्योस्टेसिस इंटरनल इन्वायरमेंट के कांस्टेंट रखने का नाम है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांस्टेंट रखने का नाम नहीं है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हम कभी कांस्टेंट नहीं रख सकते क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो नेचर के कंट्रोल में है। दैट इज़ चेंजेबल, वो बदलता रहता है। उसी इन्वायरमेंट में सर्दी आ जाती है और टेम्परेचर 0 डिग्री तक फॉल कर जाता है, और उसी इन्वायरमेंट में गर्मी आती है तो टेम्परेचर 50 डिग्री तक जो है वो क्रॉस कर जाता है। उसी इन्वायरमेंट में रेन आती है, उसी इन्वायरमेंट में डस्ट आती है, उसी इन्वायरमेंट में जो है वो स्टॉर्म्स आते हैं, उसी इन्वायरमेंट में जो है वो ड्राइनेस होती है, उसी इन्वायरमेंट में फ्लड्स आते हैं। तो हम बेटा कभी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट नहीं रख सकते, बिकॉज दैट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, वो हमारे काबू में नहीं है। हम किस इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखने की बात कर रहे हैं? इंटरनल इन्वायरमेंट को, जो कि अपने आप को कांस्टेंट लेवल्स पे मेंटेन्स करता है। वो है लिविंग थिंग्स की बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट का नाम, कि इंटरनल इन्वायरमेंट जो हमारी बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट है उसको कांस्टेंट रखने का नाम होम्योस्टेसिस है।
इंटरनल इन्वायरमेंट को बेटा दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट और एक है एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। बॉडी के अंदर इन्वायरमेंट दो टाइप्स का है, एक वो इन्वायरमेंट जो बॉडी के अंदर और सेल्स के भी अंदर है, और एक वो इन्वायरमेंट जो बॉडी के अंदर है लेकिन सेल्स के अंदर नहीं है, बॉडी के अंदर वाली खाली जगहों पे है। जैसे माउथ है तो माउथ अंदर से एक कैविटी है, खाली जगह है, तो माउथ की वॉल्स में सेल्स हैं। अब उन सेल्स का इन्वायरमेंट इंट्रा सेलुलर होगा, लेकिन माउथ की कैविटी में जो इन्वायरमेंट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। स्टमक की एग्जांपल ले लें, स्टमक की वॉल्स में सेल्स हैं, तो उन वॉल्स के सेल्स के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो इंट्रा सेलुलर है, लेकिन वो स्टमक अंदर से खाली है तो बॉडी के अंदर ही, लेकिन अंदर से खाली है, कैविटी है, तो उस कैविटी का जो इन्वायरमेंट होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट होगा। तो बॉडी के अंदर इन्वायरमेंट्स दो तरह के हैं, एक सेल्स के अंदर इन्वायरमेंट और दूसरा इन्वायरमेंट बॉडी के तो अंदर है लेकिन सेल्स के अंदर नहीं है, सेल्स से बाहर कैविटीज़ में है। जैसे ब्लड वेजल्स हैं, अब ब्लड वेजल्स की दीवारों में सेल्स हैं लेकिन वेजल्स अंदर से खाली हैं। इसी तरह फूड कैनाल है, अंदर से खाली है। इसी तरह ब्रीदिंग सिस्टम है, उसकी ट्यूब्स अंदर से खाली हैं। तो वो जगह जहाँ पर सेल्स नहीं हैं लेकिन वो कैविटीज़ हैं तो वहाँ भी कुछ इन्वायरमेंट है, इसीलिए हम उसको एक्स्ट्रा सेलुलर और सेल्स के अंदर के इन्वायरमेंट को इंट्रा सेलुलर कहते हैं। सेल्स के अंदर का इन्वायरमेंट बहुत कम चेंज होता है, बहुत कम, क्योंकि मेटाबॉलिज्म रन करना होता है, इसलिए वो बहुत लीस्ट चेंज आती है उसके अंदर, जबकि सेल्स के बाहर का इन्वायरमेंट थोड़ा सा ज़्यादा चेंज होता है और बॉडी के बाहर का इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा चेंज होता है। इंट्रा सेलुलर में लेस चेंज आती है, एक्स्ट्रा सेलुलर में जो है उससे थोड़ी सी ज़्यादा चेंज आती है, और बॉडी के बाहर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा चेंज आती है। ये याद रखना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है बॉडी के अंदर लेकिन सेल्स से बाहर, जबकि एक्सटर्नल का मतलब है बॉडी से बाहर, नॉट इनसाइड दी बॉडी। तो ये बेटा इन्वायरमेंट की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं जो हमने डिस्कस की। अब यहाँ से हम होम्योस्टेसिस की एक कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन जो है वो डिवाइड कर सकते हैं कि होम्योस्टेसिस की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। होम्योस्टेसिस मीन मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन कर देना डिस्पाइट ऑफ ऑल दी चेंजेस। डिस्पाइट कहते हैं के बावजूद, तमाम तब्दीलियों के बावजूद, हार्म्स नुकसानात के बावजूद, एंड फ्लक्चुएशंस और बड़ी चेंजेस के बावजूद इन दी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी भी चेंजेस आएँ, चेंज कहते हैं स्मॉल लेवल की चेंज को, जबकि फ्लक्चुएशन कहते हैं मेगा लेवल की चेंज को, बड़े लेवल की चेंज को। तो बाहर के इन्वायरमेंट में जितने भी नुकसानात हों, जितनी भी फ्लक्चुएशंस आएँ, जितनी भी चेंजेस हों, जो कुछ भी हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हों, लेकिन बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट एक कांस्टेंट लेवल पर मेंटेन रहे, एक नॉर्मल लेवल पर मेंटेन रहे, तो उसको हम होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं, जो कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रन करने के लिए, बॉडी के फंक्शंस को रन करने के लिए और बॉडी को नॉर्मल लेवल पर रखने के लिए बहुत नेसेसरी है। अगर बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट नहीं रहेगा तो हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। होम्योस्टेसिस को गेट करने के, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के 3 वेज हैं। ये होम्योस्टेसिस की टाइप्स नहीं हैं, ये 3 वेज हैं जिनके ज़रिए हम होम्योस्टेसिस गेट करते हैं। उनमें से बेटा पहला वे है ऑस्मो रेगुलेशन, फिर है थर्मो रेगुलेशन और तीसरा है एक्सक्रीशन। ये 3 वेज हैं जिन वेज के ज़रिए हम होम्योस्टेसिस को गेट करते हैं या होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं या होम्योस्टेसिस जो है उसको स्टेबल रखते हैं या बॉडी का एनवायरनमेंट सेट रखते हैं। सबसे पहले है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो ऑस्मोटिक से निकला है, वाटर एंड साल्ट्स बैलेंस। रेगुलेशन का मतलब है मेंटेन करना, सेट करना, एडजस्ट करना, कांस्टेंट रखना। तो ऑस्मो रेगुलेशन है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स बैलेंस इन दी बॉडी। अगर बॉडी में वाटर और साल्ट्स का बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा तो हमारा होम्योस्टेसिस सेट नहीं होगा और मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाएगा। दूसरा है थर्मो रेगुलेशन। थर्म कहते हैं टेम्परेचर को, थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करता है। रेगुलेट कहते हैं मेंटेन करने को। तो थर्मो रेगुलेशन वो है जिसमें हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, जिसमें हम टेम्परेचर को सेट करते हैं। जैसे हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी है। जब ये टेम्परेचर चेंज होता है तो हम क्या कहते हैं कि बुखार हो गया है, हमें टेम्परेचर है, बुखार 101 पे चला गया, 102 पे चला गया, वो ये 98 से 101 या 102 पे चला जाता है। तो तब क्या होता है, हमारी बॉडी नॉर्मल फील नहीं करती, हमारी बॉडी नॉर्मल वर्क नहीं करती, हमारी डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाता है। अब जब बहुत ज़्यादा गर्मी आती है तो
तो हम अपना एटीट्यूड, अपना लिविंग जो वे है उसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 45 से ऊपर होता है, लेकिन हमें 37 ही चाहिए। जब सर्दी आती है तो फिर हम अपनी ड्रेसिंग चेंज करते हैं, अपने फूड चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री पे आ जाता है, लेकिन हमें फिर भी 37 ही चाहिए, क्योंकि होम्योस्टेसिस के अंदर थर्मो रेगुलेशन एक इम्पॉर्टेंट वे है जिससे हम अपना इन्वायरमेंट सेट रख सकते हैं। फिर आपने ये भी पढ़ा फर्स्ट ईयर में कि सारे एंजाइम्स को वर्क करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। अगर वो ऑप्टिमम नहीं रहेगा तो बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो थर्मो रेगुलेशन का नाम है। उसके बाद बेटा थर्ड है एक्सक्रीशन। एक्स मीन रिमूव कर देना, बॉडी से बाहर निकाल देना। क्रीशन मीन वेस्ट्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट्स बनते हैं, उसमें कुछ जो है वो गैसेस की फॉर्म में वेस्ट होते हैं जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ लिक्विड वेस्ट होते हैं जैसा कि स्वेट है या यूरिन है, कुछ सॉलिड वेस्ट होते हैं जैसा कि फीसिस हैं। ये सारे के सारे वेस्ट्स को बॉडी से रिमूव करना भी बॉडी को स्टेबल रखने के लिए ज़रूरी है। एक्सक्रीशन को पहले होम्योस्टेसिस का हिस्सा नहीं माना जाता था, क्योंकि साइंटिस्ट समझते थे कि एक्सक्रीशन का मतलब वेस्ट को रिमूव करना है, बॉडी में कुछ सेट करना तो नहीं है। लेकिन बाद में आने वाली साइंसेस से ये प्रूव हुआ कि एक्सक्रीशन का इनडायरेक्टली मीन बॉडी को नॉर्मल या स्टेबल फॉर्म में लाना ही है, क्योंकि अगर बॉडी से वेस्ट रिमूव नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि बॉडी में पॉइजनस मटेरियल्स, डेंजरस मटेरियल्स या बॉडी के अंदर स्पेस, एनर्जी उसका लॉस्ट होगा, जिसकी वजह से बॉडी से वेस्ट्स को रिमूव करना, बॉडी से वेस्ट्स को निकाल देना, ये सारा कुछ भी एक्सक्रीशन का हिस्सा ही कंसिडर किया जाता है और इसीलिए इसको होम्योस्टेसिस में शामिल किया गया है ताकि बॉडी जो है वो डिस्टर्बेंस से बच सके। अगर हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितनी भी लिविंग थिंग्स जो हैं वो ज़मीन पर प्रेजेंट हैं, उन सब को अपना इंटरनल इन्वायरमेंट, अपनी इंटरनल कंडीशंस को सेट रखना पड़ता है। इसका मतलब है कि ये एक सेंट्रल रिक्वायरमेंट है, ये एक सेंट्रल नीड है हर लिविंग थिंग की कि वो अपनी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट रखे, क्योंकि अगर ये बॉडी की सेंट्रल नीड ना होती तो फिर मेटाबॉलिज्म या एंजाइम्स का रोल डिस्टर्ब हो जाता। इसलिए एवोल्यूशन हमें ये बताता है कि हर लिविंग थिंग, वो प्लांट्स हों, वो ह्यूमंस हों, वो एनिमल्स हों, होम्योस्टेसिस सबकी सेंट्रल बेसिक रिक्वायरमेंट है जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करती है। अब बेटा हम थोड़ा सा नेक्स्ट ये देखते हैं कि जो 3 टाइप्स के इन्वायरमेंट्स हमने पढ़े हैं, एक है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दूसरा है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। ये दोनों इंटरनल की टाइप्स हैं, यानी जो टोटल 3 हो गए। एक्सटर्नल इसकी कोई टाइप नहीं होती, जबकि इंटरनल की 2 टाइप्स होती हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। ये हमें इस सिंपल से बॉक्स के ज़रिए जो है वो इसकी एग्जांपल जो है वो समझ आएगी कि फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये बॉक्स एक बॉडी है, ये अंदर सेल्स हैं, ये सर्कल सेल्स हैं, और ये बॉडी के बाहर का इन्वायरमेंट है। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये इंट्रा सेलुलर है सेल्स के अंदर। अब अगर बाहर के इन्वायरमेंट में फ्लड आ जाए तो बॉडी अपने अंदर फ्लड प्रोड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि बॉडी को एक प्रॉपर लेवल में वाटर चाहिए। अगर बाहर के इन्वायरमेंट में ड्राइनेस आ जाए तो बॉडी अपने अंदर कभी ड्राइनेस प्रोड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि बॉडी अपना वाटर लॉस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब है कि यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि होम्योस्टेसिस का मतलब फिक्स नहीं है, होम्योस्टेसिस का मतलब मैनेज करना है, होम्योस्टेसिस का मतलब मेंटेन करना है। किस तरह से मेंटेन करना है? अगर बाहर के इन्वायरमेंट में फ्लड आ जाता है तो अंदर बॉडी में फ्लड तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर ज़रूर होंगे। क्यों? क्योंकि बाहर वाटर ज़्यादा है, इतना ज़्यादा तो एंटर नहीं होगा, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स एंटर होंगे। इसके ऑपोजिट देख लें, अगर बाहर के इन्वायरमेंट में ड्राइनेस हो जाती है तो अंदर का इन्वायरमेंट ड्राई तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ रिलीज ज़रूर होंगे। जिसकी बड़ी सादा सी मिसाल ये है कि अब हमारी बॉडी जो है उसको वाटर की ज़रूरत है, लेकिन गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या फिर हमें स्वेट नहीं आता? हमें स्वेट आता है, और स्वेट आने का रिजल्ट क्या निकलता है कि हमें प्यास महसूस होने लग जाती है। इसका मतलब है कि बाहर के इन्वायरमेंट का इफेक्ट हमारी बॉडी पे हुआ और हमारे वाटर के ड्रॉप्स जो है वो वेस्ट होना शुरू हो गए, हमारा वाटर वेस्ट होना शुरू हो गया और फिर हमें थ्रस्ट फील हुई। इसका मतलब ये है कि बॉडी ने 100% अपने आप को फिक्स नहीं रखा, बाहर के इन्वायरमेंट का इफेक्ट हुआ और हमारा स्वेट रिलीज होना शुरू हो गया। इसी तरह अगर बाहर के इन्वायरमेंट में फ्लड आ जाता है, एक शख्स जो है वो एक पानी के बड़े बाउल में या बड़े टब में पाँव खड़ा करके जो है वो बैठ जाता है, उसके अंदर जो है वो खड़ा हो जाता है पाँव रख के, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब जो टब का पानी है वो उसकी बॉडी में सेल्स में एंटर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन
हम देखेंगे कि बॉडी के बाकी पार्ट्स की निस्बत वो पार्ट जो है वो थोड़े हमें ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा वाटर वाले नज़र आएंगे। जैसे हमारी फिंगर्स हो जाती हैं या हमारी फिंगर्स के ऊपर लाइंस बन जाती हैं वाटर की वजह से, वो यही होता है कि पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स ने इफेक्ट किया है। तो इट मीन्स कि अगर बाहर के एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है तो अंदर के एनवायरनमेंट पे इफेक्ट होता है, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं होता कि अंदर का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाए। सिर्फ इतना इफेक्ट होता है कि अंदर का एनवायरनमेंट मैनेज हो सके, अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो कांस्टेंट रह सके। तो हम यहाँ से बेटा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट सबसे कम चेंज होता है, लीस्ट चेंज आती है सेल के अंदर। उससे ज़्यादा चेंज एक्स्ट्रा सेलुलर में आती है, यानी बॉडी के अंदर चेंज आती है लेकिन सेल्स के अंदर कम आती है। और सबसे ज़्यादा चेंज जो है वो मोर चेंज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आती है। तो ये हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सेल के अंदर सबसे कम चेंज, सेल से बाहर उससे ज़्यादा चेंज, और बॉडी से बाहर सबसे ज़्यादा चेंज आती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत चेंज आती है, जिसके रिजल्ट में हमारे इन्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट वेज के अंदर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा, अब हमारी इस होम्योस्टेसिस को कंट्रोल कौन करता है? हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट्स का बैलेंस है, हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर की सेटिंग है, हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट्स का रिमूवल है, हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखना है, हमारी बॉडी के सेल्स को एक नॉर्मल लेवल पर रखना है। इन सारी चीज़ों को कौन सी चीज़ जो है वो अपने कंट्रोल में रखती है, कौन सी चीज़ इसको फिट करती है, कौन सी चीज़ इसको एडजस्ट करती है, ये सारा कुछ हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम वर्क करता है जिसे हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। कंट्रोल सिस्टम की मिसाल हम एक सादा सी एग्जांपल से लेते हैं। एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, फिजिकल कहते हैं नॉन लिविंग कंट्रोल सिस्टम को। एक नॉन लिविंग कंट्रोल सिस्टम कैसा है? फॉर एग्जांपल, एक चॉकलेट्स मेकिंग फैक्ट्री है। अब जो चॉकलेट्स मेकिंग फैक्ट्री है वहाँ पर एक बाउल में या एक बड़े बर्तन में उसका मटेरियल प्रिपेयर किया जा रहा है। अब उस चॉकलेट्स का एक प्रॉपर टेस्ट है। अगर उसको ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया जाएगा तो वो बर्न हो जाएंगी, अगर कम टेम्परेचर दे दिया जाएगा तो वो प्रॉपर बेक नहीं होंगी, लिहाजा चॉकलेट्स वो ख़राब हो जाएंगी। अब उस चॉकलेट्स का जो टेम्परेचर है वो कैसे चेक किया जाएगा? वो उंगली लगा कर तो चेक नहीं करेंगे। अब वो चॉकलेट्स का टेस्ट चेक करने के लिए उन्होंने उस बाउल के अंदर एक थर्मोमीटर लटकाया हुआ है। अब वो थर्मोमीटर को एक कंप्यूटर के साथ, एक सिस्टम के साथ अटैच किया हुआ है। वो थर्मोमीटर टेम्परेचर चेक करता है, उस सिस्टम को ऑर्डर करता है, वो सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाना हो तो हीट बढ़ा दी जाती है, अगर टेम्परेचर कम करना हो तो हीट कम कर दी जाती है। यानी ह्यूमंस उसको बार बार चेक नहीं कर सकते, उसका एक सिस्टम है। इसी तरह का कंट्रोल सिस्टम लिविंग थिंग्स की बॉडी में भी है, जो कि टेम्परेचर को, वाटर की शॉर्टेज को, एक्सक्रीशन को, इन सारी चीज़ों को चेक करता है। इस कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं। एक है रिसेप्टर्स, दूसरा है कंट्रोल सेंटर और तीसरा है इफेक्टर्स। कंट्रोल सेंटर और कंट्रोल सिस्टम में फ़र्क याद रखना है। कंट्रोल सिस्टम इन तीनों के कम्बिनेशन का नाम है, जबकि कंट्रोल सेंटर उसके एक पार्ट का नाम है। रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, विजन, टेस्ट, स्मेल, टच, हेयरिंग, ये सारे के सारे रिसेप्टर्स हैं। कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन है, जो कि एक कंप्यूटर की तरह वर्क करता है और बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है। और इफेक्टर्स हमारी बॉडी के मसल्स हैं, हमारी बॉडी के ग्लैंड्स हैं, जो कि रिस्पॉन्स देते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, जवाब देते हैं। ये तीनों मिलकर हमारी बॉडी का एक कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं, हमारी बॉडी का एक सिस्टम डेवलप करते हैं, जो कि हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस सेट रखने में हेल्प करता है। ये जो कंट्रोल सिस्टम है ये डिपेंड करता है फीडबैक मैकेनिज़्म के ऊपर, रिस्पॉन्स के ऊपर। अब फीडबैक क्या है? किसी कंपनी की कोई प्रोडक्ट आती है मार्केट में, तो वो चलती है, लोग उसको लेते हैं, तो कंपनी को उसका रिस्पांस मिलता है, उसका फीडबैक मिलता है कि वो प्रोडक्ट कैसी है, वो अच्छी है या वो बुरी है। अगर लोगों का फीडबैक अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट ज़्यादा चलेगी, अगर लोग उसको नापसंद करेंगे तो प्रोडक्ट स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह आप क्लास के अंदर डिफरेंट टीचर्स का फीडबैक देते हैं कि फ़लाँ टीचर की समझ आती है, फ़लाँ की समझ नहीं आती, फ़लाँ का बिहेवियर ऐसा है, फ़लाँ की जो है वो क्लास में जो है वो लर्निंग पावर ऐसी है। तो ये सारा कुछ फीडबैक है। अब फीडबैक पे डिपेंड करता है कि उस टीचर को प्रमोट किया जाता है या डिग्रेड किया जाता है। इसी तरह हमारी बॉडी का फीडबैक है, इसी तरह हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है कि हमारी बॉडी जो है उसके सिग्नल्स जाते हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के जो सिग्नल्स हैं वो हमारे ब्रेन की तरफ जाते हैं, हमारे कंट्रोल सेंटर की तरफ जाते हैं। अब जो हमारा कंट्रोल सेंटर है, हमारा ब्रेन है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अब हमारी
ब्रेन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं और उसके रिज़ल्ट में रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। लिहाजा ये रिस्पॉन्स, ये फीडबैक दो तरह का हो सकता है, एक पॉजिटिव फीडबैक है और एक नेगेटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक ये होता है कि कोई प्रोसेस अच्छा है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए, और नेगेटिव फीडबैक ये होता है कि ये प्रोसेस सूटेबल नहीं है, ये प्रोसेस अच्छा नहीं है, इसको स्टॉप कर दिया जाए। उसके अगेंस्ट बात करना, उसके ख़िलाफ़ बात करना, उसको स्टॉप कर दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो नेगेटिव फीडबैक आएगा, और नेगेटिव फीडबैक ये कहेगा कि टेम्परेचर को कम किया जाए, फिर हमें स्वेट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो, 37 डिग्री से कम हो, तो पॉजिटिव फीडबैक आएगा, और पॉजिटिव फीडबैक हमें इस काबिल करेगा कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया जाए, हमारा टेम्परेचर इन्हांस कर दिया जाए, जिसके रिज़ल्ट में हमारी बॉडी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, हमारे एंजाइम्स नॉर्मल वर्किंग परफॉर्म कर सकें। तो फीडबैक दो तरह का वर्क करता है, पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक। होम्योस्टेसिस के अंदर नेगेटिव फीडबैक वर्क करता है, इन्वर्स रिस्पॉन्स काम करता है। अब इन्वर्स रिस्पॉन्स का क्या मतलब है कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फीडबैक ये आएगा कि टेम्परेचर कम किया जाए, तो नेगेटिव फीडबैक हुआ ना। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो रिस्पॉन्स ये आएगा कि जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाया जाए, ये भी नेगेटिव हुआ कि किसी के ऑपोजिट काम करना, किसी के अगेंस्ट काम करना। तो लिहाजा हमारी बॉडी के जो फीडबैक्स हैं वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए इन्वर्स सिग्नल्स परफॉर्म करते हैं, इन्वर्स सिग्नल्स रिपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन वर्क करता है। अगर हमारी बॉडी में वाटर की शॉर्टेज होगी तो फीडबैक ये होगा इसको इंक्रीज़ किया जाए, उस शॉर्टेज को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। अगर हमारी बॉडी में वाटर अबंडेंट होगा तो यूरिनेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा वाटर रिलीज़ होगा, लिहाजा फिर नेगेटिव फीडबैक हुआ। तो हमारी बॉडी का जो फीडबैक मैकेनिज़्म है ये इन्वर्स सिग्नल्स देता है, और हमारी बॉडी अपना होम्योस्टेसिस जो है उसको मेंटेन कर सकती है। थैंक यू।